आरजेडी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच फंसे नीतीश कुमार को अब सियासी झटके लगने शुरू हो गए हैं। पार्टी के एक सीनियर नेता ने ऐन मौके पर इस्तीफा देकर चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली, वो भी तब जब जेडीयू ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। असल में मामला नागालैंड विधानसभा चुनावों का है, जिसमें जेडीयू अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। जेडीयू का नागालैंड में वही हाल हुआ। पार्टी के इकलौते घोषित उम्मीदवार कितोहो एस रोतोका ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, वे चिराग पासवान पार्टी में भी शामिल हो गए। कितोहो एस रोतोका को पार्टी ने घासपानी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था और इस बीच उन्होंने पार्टी छोड़ दी और शाम को उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ले ली। रोतोका के साथ कई और पार्टी नेताओं ने ये कदम उठाया। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया, महासचिव इंसु मोंगबा पोंगेन के नेतृत्व में नागालैंड जेडीयू के पदाधिकारियों ने आपात बैठक की थी और इसी में सर्वसम्मति से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का फैसला लिया गया। उन्होंने नागालैंड जेडीयू अध्यक्ष लोथा पर सवाल खड़े किए, साथ ही कहा कि उनका जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पर से विश्वास उठ गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने कहा कि राज्य कार्यकारी दल की बैठक आधिकारिक नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये महासचिव पोंगेन की अध्यक्षता में नहीं थी, वह नागालैंड में जेडीयू का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि रोतोका के अलावा प्रदेश के दूसरे तथाकथित कार्यकर्ताओं के पास जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय की मंजूरी नहीं थी। ऐसे में उनकी नियुक्तियां अमान्य हैं और उन्हें फर्जी करार दिया जा सकता है। अफाक अहमद खान ने आगे कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जेडीयू ने कितोहो एस रोतोका को निष्कासित कर दिया है। उनके उठाए गए कदम की निंदा भी की गई। नागालैंड जदयू के महासचिव रहे रोतोका ने कहा कि जेडीयू छोड़ने का उनका फैसला बेहद दुखद है। हालांकि प्रदेश जेडीयू में राजनीतिक परिस्थितियों और स्थिति ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने प्रदेश इकाई के अध्यक्ष लोथा पर सामूहिक निर्णय लिए बिना निरंकुश तरीके से काम करने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जंग में अब निशाने पर एक दूसरे के करीबी आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच तकरार इतनी बढ़ गई है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के करीबी नेता और सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर किडनैपिंग का केस दर्ज करवा दिया। इस घटना के बाद बसंत के मौसम में राजस्थान में सियासी लू की लपटें उठने लगी हैं। राजस्थान पुलिस ने सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए और कहा कि किसी मंत्री पर मुकदमा हो और वह भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता, वह भी तब जब गृह विभाग भी उन्हीं के पास हो। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने पहले ही कहा था कि पंगा मत लो। उन्होंने कहा कम से कम गहलोत इस मुकदमे से पहले मुझसे बात करते, जानकारी तो ले लेते कि ये मामला क्या है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। मैं उनसे मिलकर बात करूंगा, पता करूंगा एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और उनके पीए सहित कुछ लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति का अपहरण करने, उससे ब्लैंक चेक लेने और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सीकर के निमका थाना निवासी दुर्ग सिंह ने दर्ज कराया। वो वार्ड 5 है। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र गुढ़ा के पीए कृष्ण कुमार भी नामजद हैं। घटना 27 जनवरी की है। मामला मंत्री से जुड़ा होने के कारण सीआईडी सीबी को भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला किसी जमीन को लेकर पैसे के लेन देन से जुड़ा है। गुढ़ा उन 6 विधायकों में से एक हैं जिन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। गुढ़ा को बाद में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले गुढ़ा हाल ही में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत करते नजर आए। पायलट और गहलोत के बीच की तल्खी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद से ज्यादा बढ़ गई है। गहलोत को गांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो ऐन वक्त पर पलट गए। वो दिल्ली आते तो पायलट का सीएम बनना तय था। गहलोत ने सीएम की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद से पायलट से उनकी तल्खी बढ़ी है। मंत्री पर केस होने से साफ है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे के नेताओं को अपने पाले में शरीक करना चाहते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की अजीब स्थिति है। बेटे ने टिकट मांगा तो टिकट उसके बाप को दे दिया। बाप नामांकन दाखिल करने गया ही नहीं। कांग्रेस से बगावत कर बेटा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गया तो पूरा एमवीए किसी दूसरे निर्दलीय के साथ जा खड़ा हुआ। आखिरकार कांग्रेस का बागी चुनाव जीत गया और वह बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। और दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के बागी सत्यजीत तांबे पार्टी में ही बने रहे। इसके लिए सलाह अजीत पवार दे रहे हैं। मतलब कि कांग्रेस को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है।
अजीत पवार ने कांग्रेस के बागी सत्यजीत तांबे को फिर से पार्टी में वापस लेने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तांबे को वापस अपने पाले में ले लेना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने तांबे को पार्टी में वापस लिए जाने के प्रश्न पर कहा था कि पार्टी आलाकमान इस मुद्दे पर फैसला करेगा। कांग्रेस नेता रहे सत्यजीत तांबे ने पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था और नासिक स्नातक सीट पर जीत भी दर्ज की। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तांबे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं राज्य युवा कांग्रेस के प्रमुख तांबे ने कहा कि वह कल अपने अगले कदम को घोषित करेंगे। इस बीच अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझाव दिया था कि कांग्रेस को सुधीर तांबे के बजाय सत्यजीत तांबे को नासिक सीट से लड़ाना चाहिए। इस सीट पर कांग्रेस ने सुधीर तांबे को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल ही नहीं किया और इसके बाद उनके बेटे सत्यजीत तांबे इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर चुके थे। इसके बाद कांग्रेस ने दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया। सत्यजीत तांबे के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अजीत पवार ने कहा कि उनके पिता और उनके चाचा बाला साहेब थोराट उन्हें समझाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस ही की विचारधारा के साथ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे को और नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्हें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। वहीं सत्यजीत को पिछले 1 महीने को भुलाकर फिर से एक कांग्रेसी के रूप में काम शुरू कर देना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निशाने पर राहुल गांधी के खास अलंकार सवाई आ गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलंकार सवाई से लंबी पूछताछ की। मामला लाखों के लेन देन का है, जिसमें टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले का कहना है कि उसे पैसे अलंकार सवाई ने दिए, लेकिन अलंकार सवाई इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच भले ही दूरियां दिख रही हों, लेकिन इस मामले के बाद इतना तो साफ है कि अंदर खाने दोनों के हित साझा हैं। असल में धन शोधन के इस मामले में ईडी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया, सवाई से इस सप्ताह की शुरुआत में 3 दिन तक पूछताछ की गई। उसे अहमदाबाद में गोखले के साथ बैठाकर भी पूछताछ की गई। पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि राहुल गांधी के शोध दल की अगुवाई करते हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी ने 25 जनवरी को गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को समन भेजा था। गोखले को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह इंटरनेट के माध्यम से लोगों से धन जुटाने के मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं, वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी का एक जानबूझकर गलत विवरण के संबंध में गुजरात पुलिस की हिरासत में थे। ईडी ने उस दिन गोखले को रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध करते हुए अहमदाबाद की एक अदालत को बताया था कि जब गोखले से 1 साल से अधिक समय में उनके बैंक खाते में जमा किए गए करीब 23,54,000 रुपए के बारे में पूछा तो गोखले ने बताया था कि ये पैसा सोशल मीडिया संबंधी काम और अन्य काम के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलंकार सवाई ने दिया। ईडी ने अदालत में बताया कि ये पूछने पर सवाई ने उन्हें नकदी क्यों दी। गोखले ने बताया था कि केवल सवाई इस बात का जवाब दे सकते हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि गोखले के खाते में ये नकदी तब जमा कराई गई जब वह तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सवाई से इन घटनाओं को लेकर पूछताछ की गई है और धन शोधन रोकथाम कानूनी यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ करने और दोनों का आमना सामना करने से भी धन के लेन देन का पता नहीं चला, क्योंकि सवाई ने कोई भी नकद भुगतान करने से कथित तौर पर इनकार किया। गोखले के खिलाफ धन शोधन का मामला गुजरात पुलिस की प्राथमिकी से निकला है। ईडी इस मामले में और लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। अदालत ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट देखने के बाद कहा कि हमने ईडी की दूसरी चार्जशीट भी देखी है। कोर्ट का ये मानना है कि मामले में आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब अब बारी पहले केजरीवाल से पूछताछ और फिर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी तक की आ सकती है। लेकिन ईडी की चार्जशीट के लगे आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देने के बजाय कहते हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में ईडी ने 5,000 चार्जशीट दायर की होंगी, उनमें से कितनों को सजा हुई। ईडी के मामले फर्जी हैं। यही वो दिल्ली है जहां सीएम रहते महज आरोप लगने के बाद मदन लाल खुराना ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, और अब वो दिल्ली है जहां चार्जशीट के नाम आने के बावजूद अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपक कर ईडी को बेईमान और खुद को ईमानदार साबित करने पर तुले हुए हैं। यही वजह है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर शनिवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल में नैतिकता हो
तो मदन लाल खुराना ने 1995 में आरोप लगने पर जो नैतिकता दिखाई थी उसका अनुसरण करते हुए वे ईडी की चार्जशीट में अपना नाम आने पर इस्तीफा दे दें। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रणवीर सिंह विधोड़ी ने कहा कि भाजपा शुरू से ही कहती रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार के शराब घोटाले को अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है और अब तो ईडी चार्जशीट ने हमारे आरोपों की पुष्टि भी कर दी है। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी सामने आया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाला मामलों के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में प्रचार के लिए किया। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि दिल्ली शराब घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने इंडो स्पिरिट्स के समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। दोनों के बीच ये बातचीत विजय के फोन से फेस टाइम वीडियो कॉल पर हुई थी। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय मेरा लड़का है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सर्वे दल में शामिल वॉलंटियर्स को करीब 70 लाख रुपए का नकद भुगतान किया गया। जांच एजेंसीज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर ने कैंपेन से जुड़े कुछ लोगों को कैश पेमेंट लेने को कहा था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, अरबिंदो फार्म के डायरेक्टर पी शरथ चंद्र रेड्डी, केसीआर की बेटी कविता कल्वकुंतला के एक ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपल्ली ने मनीष सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर कराए। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। असम में अवैध तरीके से बड़ी संख्या में हो रहे बाल विवाह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ तो मुस्लिम नेताओं बदरुद्दीन अजमल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सब ने इसमें धार्मिक एंगल खोज निकाला और अपनी घटिया सियासत शुरू कर दी। असल में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। मामले में अब तक 4000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं तो वहीं 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और AIUDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। बाल विवाह के खिलाफ असम में गुवाहाटी, विश्वनाथ, गोलपारा, करीमगंज, जोरहाट, मोरीगांव, बोंगाईगांव जैसे कई इलाकों में कार्रवाई की गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जब तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह से संबंधित 4074 केसेस दर्ज किए गए हैं, कुल 8134 आरोपियों की पहचान की गई है, अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा। राज्य सरकार की इस कार्रवाई को बाल विवाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है। कार्रवाई के तहत दूल्हे और उसके परिजनों के अलावा पंडितों और मौलवियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के फैसले का विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। ओवैसी ने गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप लड़कों को जेल भेज देंगे तो लड़कियों का क्या होगा। उन्होंने सीएम शर्मा से पूछा कि आपने असम में अब तक कितने स्कूल्स खोले। ओवैसी के अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा सरकार पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। अजमल पुलिस की कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कह रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए भाजपा शासित राज्यों में कुछ न कुछ गुल खिलाए ही जाएंगे। अजमल ने यहां तक कह दिया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्यादातर मुस्लिम होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जानबूझकर मुस्लिम्स को परेशान करने का आरोप लगाया। बाल विवाह को लेकर मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा कई बार फिक्र जता चुके हैं। 23 जनवरी 2023 को असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर फैसला लिया था। मुख्यमंत्री शर्मा ने बाल विवाह को जघन्य अपराध करार दिया था। इसके साथ ही कानून में बड़ा बदलाव करते हुए 14 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करने के मामले पॉक्सो एक्ट लगाने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंजूरी के बाद से ही पुलिस एक्शन में है। राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि उनकी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर डाले। लेकिन अब कांग्रेस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को चुनाव में हराने के लिए हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में से 100 करोड़ रुपए खर्च किए। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली और देश की जनता को हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गठन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और लोकपाल को स्थापित करने के लिए हुआ था। आज कांग्रेस पार्टी केजरीवाल से पूछना चाहती है, मिस्टर केजरीवाल, वेयर इज लोकपाल? यानी मिस्टर केजरीवाल जी, लोकपाल कहां है?
केजरीवाल के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर न केवल ईडी चार्ज लगा रहा है बल्कि सबूत भी दे रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने सरकार इसलिए डिसॉल्व कर दी क्योंकि लोकपाल पास नहीं हो रहा था। वे जनता के पास दोबारा गए और कहा कि हम दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ लोकपाल लेकर आएंगे। कांग्रेस नेता ने निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल तक आपको लोकपाल याद भी नहीं आया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने 2 पोस्टर्स दिखाए जिसमें लिखा था मिस्टर केजरीवाल वेयर इज लोकपाल और दूसरे पोस्टर में लिखा था सी नो लोकपाल हियर नो लोकपाल, टॉक नो लोकपाल। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि लोकायुक्त ने अपने रिपोर्ट में कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो व्यक्ति जो लोकपाल के नाम पर सत्ता में आए, लोकपाल तो दूर, जो पुराना लोकायुक्त है उसको भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए आपने 100 करोड़ का घोटाला किया, शराब घोटाला किया। उन्होंने कहा कि उनके जिस नेता के ऊपर ईडी ने चार्जशीट जारी की है उन्हें कुर्सी पर रहने का हक नहीं। लिकर पॉलिसी को लेकर 4 सितंबर 2020 को कमेटी बनाई गई जिसमें यह तय हुआ कि कैसे पॉलिसी काम करेगी। केजरीवाल सरकार द्वारा लिकर पॉलिसी को चेंज किया गया। कांग्रेस नेता के अनुसार उस कमेटी ने कहा होलसेल सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ठीक उल्टा किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपनी ही कमेटी की बात नहीं मानी। अजय माकन ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को हिस्सों में बांटकर एक आदमी को 25 ठेके दे दिए जिससे दिल्ली सरकार को 1870 करोड़ का नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने 2014 में जो लोकपाल का वादा किया था उसे वो पूरा करें। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।